हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग G7 की बात करने वाले हैं, जिसे ग्रुप ऑफ सेवन्स बोला जाता है, जो कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट जितनी कंट्रीज हैं उनमें से 7 कंट्रीज का वह ग्रुप है G7। और इसकी इस बार 47th मीट हुई थी, जो कि कार्विसवे कॉर्नवॉल हुई थी, जो कि कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है। और इनमें कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, इसमें G6 था तो कौन कौन सी कंट्रीज थी, और जब ये G8 था तो कौन कौन सी इसमें कंट्रीज थी, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। G7 जो कंट्रीज हैं वह वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज हैं, और यह वर्ल्ड के 40% GDP को कवर करती हैं, और यह 1/10 वर्ल्ड्स के पॉपुलेशन को भी कवर करती हैं। और G7 की जो भी मीट होती है, जो भी समिट होती है, वो हमेशा चर्चा में क्यों होती है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। और G7 में इस बार के क्या क्या मुद्दे थे जिनको सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई, और भारत से रिलेटेड क्या क्या मुद्दे थे जिसमें भारत ने वर्चुअली अपने प्रेजेंट को उसमें दिखाया और अपनी बातों को रखा। फिर चाइना से क्या क्या रिलेटेड इशू थे, जो कि वन बेल्ट वन रोड को B3 वर्ल्ड के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें और चाइना से क्या क्या रिलेटेड इशू थे, लाइक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना की है उसे B3 वर्ल्ड से काउंटर करने की कोशिश की गई है बहुत हद तक, वो भी आज आगे हम लोग देखेंगे। और इस बार के जो G7 की समिट थी उसका थीम था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि जो भी अभी पैंडेमिक चल रही है या पीछे से चल रही है उसके कारण जितनी भी हानि हुई है, जितने भी लॉसेज हुए हैं, उनको लॉसेस को कवर करके हम लोग फिर से खड़े होंगे और एक बेटर वर्ल्ड बनाएंगे। लेकिन क्या B3 वर्ल्ड वर्सेस OBOR देखा जा रहा है, यानी कि यह एक बिग टॉक है इस बार की G7 समिट की। और फ्रेंड्स, मेरा यह मोटिव नहीं होता है कि आपको सिर्फ G7 की इस बार जो समिट हुई है उसके बारे में सिर्फ मैं बता दूं, नहीं, मेरा यह मोटिव है कि ये जो G7 की समिट हुई है उससे रिलेटेड क्या क्या मुद्दे उठे हैं, और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में एज पर डिमांड आ सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों, चाहे वो मेंस के हों, चाहे वो इंटरव्यू के हों। इसलिए मैं जो वीडियो तैयार करती हूँ वो एक मेरा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रहता है, जिससे आप अपना एक कंप्लीट नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप कॉपीज़ में लिख सकते हैं, आपको मेरे वीडियो से एक कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा, जो कि आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैंने पीछे के वीडियो में भी यही बोला था कि करंट का जो भी मुद्दा चल रहा है, ये नहीं कि आपने जान लिया कि G7 की समिट हुई और उससे रिलेटेड क्या क्या इस बार मुद्दे जो कि लाइट में रहे वो देख लिए, नहीं, उसके हिस्ट्री को भी देखना है, उसके आगे की जो इस बार समिट हुए हैं उसमें जितने टॉक्स हुए हैं उसको आगे क्या इम्प्लीमेंट होगा उसका, और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, सारी चीज़ों को देखना होगा। चलिए वन बाय वन हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले इन शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि G7 जो है वह कब बना, और उसमें G6 जब था तो कौन कौन सी कंट्री थी, और G8 था तो कौन कौन सी कंट्री थी। सबसे पहले देखेंगे कि G7 का जो फॉर्मेशन है, जो कि एज ए G6 हुआ था, वो 25 मार्च 1973 को हुआ था, और इसकी फर्स्ट समिट जो हुई थी वो 15 नवंबर 1975 को हुई थी। और इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स,
यहाँ आप दे रहे हैं ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, तो इसकी 2 कंट्रीज हो गई, एक कनाडा और एक यूनाइटेड स्टेट्स। फिर हम लोग आ जाते हैं यूरोप में। यूरोप में आप देख रहे हैं यहाँ यूनाइटेड किंगडम है, फिर यहाँ जर्मनी है, और जर्मनी से ही नीचे क्या है, ये इटली है, और इधर क्या है, ये फ्रांस है। ठीक है, तो यहाँ कितनी कंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6, एंड एक यहाँ एशिया में है, जापान। तो मैंने इसलिए मैपिंग दिखाई कि आपको मैपिंग से ये याद भी हो जाए कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ओके, चलिए आगे आइए। फिर देखेंगे कि इस बार जो समिट हुई है उसमें G7 ने किन किन कंट्रीज को एज अ गेस्ट इनवाइट किया, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि G7 पे अपनी निगाहें रखती हैं, उनकी समिट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं, और जिनके जो भी टॉक्स होते हैं G7 के उससे रिलेटेड होती हैं वो कंट्रीज। इसलिए ये G7 कंट्रीज कुछ कंट्रीज को एज अ गेस्ट अपने समिट में इनवाइट करती हैं, जिसमें इस बार कौन कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इंडिया ने इस बार वर्चुअली हिस्सा लिया था क्योंकि पैंडेमिक की स्थिति चल रही है इसलिए। और यह टाइप कैसा है, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है, जो कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं G7 की, उनके जो गवर्नमेंट हैं उनके बीच ये एक अंडरस्टैंडिंग है, और यह WHO या यूएनओ से कोई रिलेटेड नहीं है, और यह खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग का, 7 कंट्रीज का। ठीक है, और ये कहाँ बना, वाशिंगटन DC में। और जब यह G6 था तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी इसमें रशिया और कनाडा नहीं थे। और जब G8 हुआ तो ये रशिया, इन मार्च 2014 रशिया वाज सस्पेंडेड आइडेंटिफाइड। और जब ये G8 हुआ तो इसमें कनाडा और रशिया आके इंक्लूड हो गए। पर रशिया के साथ क्या हुआ, मार्च 2014 में जब रशिया को इससे निकाल दिया गया, जो क्रीमिया है उसके वहाँ विद्रोह हुए, जिसमें कि रशिया ने क्रीमिया पे अपनी ऑटोनॉमी जताने की कोशिश की थी और उसका साथ नहीं दिया था। इस बात पर G7 कंट्रीज ने रशिया को G8 से हटा दिया, तब यह क्या बन गया, G7 बन गया। और इसमें एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, किसके, यूरोपियन यूनियंस के। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो मुद्दे थे उनको फोकस एरिया में रखा गया, जो कि 47 समिट में। सबसे पहले कोविड से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। इसमें यह बोला गया कि कोविड-19 से जो भी क्राइसिस चल रही हैं, जो भी हेल्थ इशू चल रहा है, उसको ग्लोबली कवर किया जाएगा, सारे लोग आपस में मिलके इसको कवर करेंगे। फिर कोवैक्स जो एक इंटरनेशनल कोएलिशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता है, जो कि कोविड वैक्सीन को एक दूसरे कंट्रीज में पहुंचाने की, एक दूसरे कंट्रीज को वैक्सीन, जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको डिलीवर करने की, जहां की कंट्री वो खुद से अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, वो अपने में कैपेबल नहीं है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ही एक अहम बात बोली है, उसने बोला है कि 1 बिलियन न्यू फाइजर जो वैक्सीन है उसका वह 92 लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में उसको वह डिलीवर करेगा, यानी डोनेट करेगा। फिर वर्ल्ड के जो रिचेस्ट नेशंस हैं, जो कि G7 के भी मेंबर्स हैं, उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन्स को पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पुअरेस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पहुँचाने का भी इस समिट में एक बात रखी है। लेकिन वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर 100 मिलियंस जो वैक्सीन की जो
खुराक है उसको भी नेक्स्ट ईयर तक डोनेट किया जाएगा, जिसकी फर्स्ट लॉट सितंबर से शुरू होगी और सेकेंड लॉट 2022 में दी जाएगी। ठीक है। ट्रेड एंड देखेंगे कि फ्री एंड फेयर ट्रेड यानी ट्रेड से क्या क्या मुद्दा उठा और उनको कहाँ तक एश्योर किया गया। सबसे पहले बोला गया कि पूरे भी वर्ल्ड में या हम लोग की G7 कंट्रीज में जितने भी ट्रेड हो रहे हैं उनको ओपन रखा जाएगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज किया जाएगा और साइंटिफिक जितनी भी डिस्कवरी हो रही है उसको एक दूसरे में एक्सचेंज किया जाएगा, ये इंश्योर किया गया। फिर ये भी बोला गया कि ट्रिप्स वेवर की जो बात चल रही है जो कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जो भी इशू चल रहे हैं जो कि अभी के कोविड-19 के पैंडेमिक से रिलेटेड हैं उनको भी इसमें उठाया गया और बोला गया कि जो भी पुअरेस्ट कंट्रीज हैं जो खुद का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं उनको हम लोग टेक्नोलॉजी देने की कोशिश करेंगे, जिसकी की मांग WHO ने उठाई थी, इंडिया ने भी उठाई थी, साउथ अफ्रीका ने भी उठाई थी। इसमें सिर्फ एक जर्मनी जो है वो इसके बिहाफ में नहीं बोल रहा है। और फिर क्या बोला जा रहा है कि फ्यूचर में जो है सभी को इंश्योर किया जाएगा, सभी को प्रॉस्पेरिटी दी जाएगी कि हम लोग फ्री एंड फेयर ट्रेड करेंगे, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार होगा। ये नहीं कि इस कंट्री से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, इस कंट्री से कम लिया जा रहा है। और 15% मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टैक्स को भी बात रखी गई है, जिसमें बोला गया है कि गूगल लाइक जो भी कंपनीज हैं, जो टेक्नो कंपनीज हैं जिससे कि कंट्रीज अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और वो कितना होगा, वो 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स रखा गया है। क्या क्या मुद्दे उठे? एक मुद्दा उठा है क्लाइमेट चेंज का, जो कि अभी का बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है और मुद्दा, और इस पर तो G7 क्या सारी कंट्रीज को मिलकर एक अपना फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। इसमें क्या बोला गया है कि कट कार्बन इमिशन, जो कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही है, जो कार्बन उत्सर्जन हर एक कंट्रीज कर रहे हैं थ्रू अपने डोमेस्टिक यूजेस से, फैक्ट्रीज से, अदर एक्टिविटीज़ से, उसको कम किया जाए, यह बात रखी गई। और उसमें यह बोला गया कि $100 बिलियन एक साल में पुअर कंट्रीज को हेल्प किया जाएगा, जिससे वह ग्लोबल वार्मिंग को इशू को कम कर सके, अपने कार्बन इमिशंस को कम कर सके, अपनी फैक्ट्रीज में कुछ टेक्नोलॉजी लगाएं, कुछ अपने डे टू डे की लाइफ में चेंजेज करें। फिर क्या बोला गया, क्लाइमेट फिनांस टारगेट एक रखा गया, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई कंट्री अपने जो भी एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में अगर ट्रांसफ़र करती है और उसका ज़्यादा यूज करती है तो एक फिनेंशियल टारगेट वो लोग को दिया जाएगा कि अगर आप करते हैं तो आपको इतनी फिनांस की हेल्प की जाएगी। और आगे बोला गया कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सारी जो गैस का जो उत्सर्जन होता है उसको कहाँ तक लाया जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाएगा। यानी कि इससे जो भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर बढ़ता है उसको 1.5% डिग्री सेल्सियस तक लाया जाएगा कि ये जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वो 1.5 डिग्री तक ही बढ़े, इसको एक टारगेट रखा गया है। और यह भी बोला गया है G7 समिट में कि जितने भी कोल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं उनको इंटरनेशनल फंडिंग नहीं दी जाएगी, उनकी इंटरनेशनल फंडिंग को बंद किया जाएगा, क्योंकि यह भी ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, जिससे हमारी क्या हो रही है, जो हमारी आइस है जो कि कहाँ एंटार्क्टिका है या हमारे ग्रीनलैंड है, जो हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जहाँ की आइस है वो क्या हो रही हैं, वो पिघल रही हैं, वो वाटर बन रही हैं, जो कि
हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। फिर इशू उठा जो कि बहुत ही हाईलाइटेड था, और चूँकि अभी चाइना हमारे फोकस पॉइंट में है इसलिए वह इशू उठना तो लाजमी था ही, उठता ही वह इशू। तो उसमें सबसे पहला इशू क्या उठा, चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव उठा, जिसको बोला जा रहा है कि काउंटर करने के लिए ही बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जो इस बार की जो थीम थी G7 की, उसको लाया गया है। लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो है क्या। इंडिया का जो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, सिल्क रूट है, जो कि बाई रोड है, और ये अभी से नहीं है, ये 2000 ईयर्स एगो से चला आ रहा है, जहाँ से कि चाइना से सिल्क आता था और वो सारे जगह अपने सिल्क को क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था बाई रोड। और ये क्या है, चाइना का मैरीटाइम सिल्क रूट है, जो कि वाटर के एरिया से है, जहाँ के यह सीधे कहाँ जा रहा है, यूरोप को जोड़ रहा है ये। तो ये एक चाइना का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें चाइना ने बहुत ज़्यादा ही अपना इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत हद तक यह इसमें सक्सेस भी हुआ, लेकिन यह अभी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए भी G7 कंट्रीज़ ने अपने B3 वर्ल्ड के थीम को लाया है। बोला है कि जैसे चाइना पूरे वर्ल्ड को कवर करना चाह रहा है, वैसे ही हम लोग पूरे वर्ल्ड को कवर करेंगे और पूरे वर्ल्ड को एक ऑर्गेनाइज वे में कवर करेंगे, फ्री एंड ट्रेड करेंगे, और सारे कंट्रीज मिलकर जितने भी इशू होंगे उनको मिलकर सॉल्व करेंगे, ना कि एक कंट्री जो चाइना है वह अपना दबदबा बनाए रखे। इसके दबदबे को हम लोग को ख़त्म करना है और आगे इससे रिलेटेड जो भी इशू होंगे उसको हम लोग ग्लोबली देखेंगे। फिर क्या इशू उठा है चाइना से रिलेटेड, एक इशू उठा ह्यूमन राइट्स का, जो कि सिनजियांग रीजन में उठा, जहाँ की सिनजियांग में उइगुर्स ह्यूमन राइट्स उठाए। वहाँ जो मुस्लिम्स हैं वो उइगुर समुदाय के हैं, उस पर चाइना ने क्या किया है, अपना बहुत ही ज़्यादा उनको तो अपना एक हिटलर शाही दिखाई है। और वहाँ ये जो उइगुर्स हैं वो क्या है, माइनॉरिटीज़ है, उन्होंने अपने राइट्स के लिए अब बात उठाई और उसको क्या किया, चाइना ने दबा दिया, उनको बहुत ज़्यादा हरास पहुंचाया गया। ये भी एक मुद्दा उठा कि और चाइना जो है और क्या कर रहा है कि जो हांगकांग है वहाँ पर उसने क्या किया है कि अपने वो डेमोक्रेटिक रीजन है, लेकिन वहाँ पर उसने क्या किया, अपनी ऑटोनॉमी जताई है और वो बोल रहा है कि यह मेरा स्वायत्त क्षेत्र है और यहाँ लोग जो भी मांग उठा रहे हैं वो मेरे रूल के हिसाब से उठाएंगे, जो कि बहुत ही गलत है। तो ये दो टॉपिक्स उठे ह्यूमन राइट्स के, जो कि मुद्दा रहा इस बार के G7 समिट का। और उसमें यह बोला गया कि चाइना अपने ह्यूमन राइट्स जो हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के जो भी मुद्दे उठते हैं उसको दबा नहीं सकता है, उसे सॉल्व आउट करना चाहिए। फिर क्या मुद्दा उठा, ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, जो कि चाइना के वुहान लैब से ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि वहाँ से वह एक्टिव हुआ, वहाँ से वह लीकेज हुआ कोरोना वायरस का जो वायरस है। तो उसकी भी मांग उठाई गई कि फिर से इसको एक नए सिरे से जांच की जाए कि आखिर इसकी ओरिजिन हुई कहाँ से, अगर चाइना से हुई तो कैसे हुई। यह बात बहुत ही ज़ोर शोर से, और इस पर इंडिया ने भी अपनी सहमति जताई है। फिर इशू क्या उठा, साउथ चाइना सी का, जो कि शुरू से ही चाइना इस क्षेत्र को अपना स्वायत्त क्षेत्र मान रहा है, जबकि यह इसका स्वायत्त क्षेत्र नहीं है। और इसमें बोला गया है कि आप जो क्षेत्र अपना नहीं है उसको आप अपना बार बार क्यों बता रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को आप क्यों बार बार यूज कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, दूसरी जो कंट्रीज है उस रीजन में वो भी मुसीबतों का सामना कर रही। तो ये भी एक बात उठाई गई है और जो कि हमेशा चर्चा में
भी बनी रह रही है। अब देखेंगे कि इंडिया एट G7, इंडिया जो है वो एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया था G7 में। उससे रिलेटेड क्या क्या मुद्दे थे और इंडिया ने अपने से रिलेटेड क्या क्या इशू जो कहें या मुद्दे कहें क्या क्या G7 समिट में रखे G7 कंट्रीज के सामने। क्योंकि इस बार पैंडेमिक थी तो इंडिया फेस टू फेस इस समिट में हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन वर्चुअली हिस्सा ले पाया और जो कि बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। और इंडिया ने 3 टॉपिक्स यानी कि 3 बातें प्रमुख रूप से रखी। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज, सेकेंड ओपन सोसाइटी सेस एंड पैंडेमिक। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात पर एम्फेसाइज्ड किया, जोर डाला कि पूरा जो वर्ल्ड है वह क्या है, वन अर्थ वन हेल्थ है। और अभी के जो पैंडेमिक है उसमें कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो रहे हैं उसको हम लोग को ग्लोबली सॉल्व करना है। इस पैंडेमिक को ग्लोबली हम लोग को हटाना है और सबको साथ मिलकर, और जैसे नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने इस बात पे यहाँ भी जोर डाला है कि सारी कंट्रीज, सारा वर्ल्ड, सारी पृथ्वी साथ मिलके हम इस पैंडेमिक को दूर करेंगे, इस कोविड-19 को दूर करेंगे और एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की कामना करते हैं। फिर इंडिया तो आप जान ही रहे हैं कि शुरू से एक वर्ल्ड फार्मेसी के रूप में रहा है, तो इंडिया अपनी जितनी भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग दूसरी कंट्रीज को कोविड-19 की वैक्सीन हो चाहे और भी हेल्प हो वह मुहैया करा रहा है, अवेलेबल करा रहा है। वो आगे भी इस चीज़ पे जोर देता आ रहा है। और देखिए क्या क्या इशू हैं इससे रिलेटेड। फिर इंडिया जो है वह वैक्सीन्स अदर कंट्री से भी मिल रही है, इंडिया को एज वेल एज डोनेट करके भी मिल रही हैं और कोवैक्स से भी मिल रही हैं। जो कि कोवैक्स क्या है, पीछे मैंने बताया था, एक कोवैक्सीन का यानी कि कोविड-19 वैक्सीन का कोएलिशन है, यानी कि एक मित्रता जैसी है कि मेरे यहाँ ये वैक्सीन और आपके यहाँ नहीं है तो हम लोग आपके यहाँ ये वैक्सीन पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बात इंडिया ने रखी कि हम लोग को दूसरी कंट्रीज से जो भी वैक्सीन मिल रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा हमें अदर कंट्रीज का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर और क्या हाईलाइट रहा, क्लाइमेट चेंज। उसमें इंडिया ने बोला कि G20 में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेरिस क्लाइमेट टारगेट जो रखा गया था उसका जो टाइम फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था उसको इंडिया सबसे ज़्यादा अचीव किया है। इंडिया ने वहाँ तक पहुँचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है और वह इसमें सक्सेसफुल भी रहा है। फिर मोदी जी ने क्या जोर डाला, बोला कि ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है और CDRI यानी कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस दोनों को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस से इंडिया ने जो 2 इंटरनेशनल इनिशिएटिव है उन लोग को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है और उनको बहुत ही ज़्यादा उसमें सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत हद तक इम्प्लीमेंट किया है। फिर एज करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो कि ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर्स हैं और G20 के जो प्रेसिडेंट हैं इन 2023 में जो कि होंगे, इंडिया विल प्ले अ की रोल ड्राइविंग इन मल्टीलैटरल कॉरपोरेशन हेल्पिंग टू बिल्ड बैक बेटर अराउंड द वर्ल्ड।
और इंडिया ने यह भी बोला कि ब्रिक्स और G20 के जो भी आगे समिट्स होंगी, मीटिंग्स होंगी 2023 तक की, उसमें इंडिया एक अपना क्या करेगा, की रोल अदा करेगा, जो कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को इनिशिएटिव लेके करेगा और सारे लोग मिलकर इस चीज़ को करेंगे। अब देखेंगे कि ये जो समिट हुई थी, अब देखेंगे कि ये जो समिट हुई थी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहला तो मैंने बताया कि इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। जितनी भी लीडिंग डेमोक्रेसी है वह वर्ल्ड की, वह कोरोना वायरस से इजाद पाके एक क्या करेंगे, ग्रीनर मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए क्या करना होगा, कोरोना वायरस जो आ रखा है, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, उससे पूरी दुनिया हिल गई है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हिल गई है, लोग हेल्थ वाइज हिल गए हैं। तो उसको दूर करके एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए सारे जो कंट्रीज हैं उनको एक साथ मिलकर बेटर फ्यूचर बनाना इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव था और मेन मुद्दा था। पहला ये क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ G7 थीम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3 वर्ल्ड। जो B3 वर्ल्ड है उसके सारे एस्पेक्ट्स को आपको बताना है, जो कि मैंने पीछे सारा डिस्कस किया है। फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है, इज द B3 वर्ल्ड इज काउंटरिंग द चाइनीज वन बेल्ट वन रोड गोल। ओके, जो वो भी मैंने डील किया है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ G7 कंट्रीज इन कोविड-19 पैंडेमिक ग्लोबली। जितने भी कोविड-19 से रिलेटेड इशू उठे और उसमें ग्लोबली G7 कंट्रीज़ ने अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जो जो चीज़ें बोली सारी इसमें आ जाएंगी। लेकिन आप थोड़ा पहले इसका बोला जाए तो एक बैकग्राउंड भी थोड़ा डालेंगे, फिर करेंट का टॉपिक डालेंगे कि करेंट में कोविड-19 से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हुए हैं, फिर फ्यूचर का कुछ यानी कि एक कंक्लूजन जिसको बोला जाए वो आप डालेंगे कि आखिर ये मुद्दा जो उठा है या ये जो कंट्रीब्यूशन या ये जो भी प्रोमिसेज किए गए हैं वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट होने वाले या होना चाहिए। फिर देखेंगे कि इंडिया शुड बिकम अ मेंबर ऑफ G7, इफ़ यस तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। क्या इंडिया को G7 का मेंबर बन जाना चाहिए या बनाना चाहिए जो भी G7 कंट्रीज हैं, अगर हाँ तो उसके रीज़न क्या हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो वो सारी चीज़ें आपकी मेरे पीछे जो भी मैंने अभी बताया है वीडियो में, आपको सारी ये क्वेश्चंस उससे क्लियर हो जाएंगे। और ये तो आपके मेंस का क्वेश्चन हो गया, और प्रीलिम्स का फैक्ट्स भी आप इससे निकाल सकते हैं। और अगर करंट में आपका कोई इंटरव्यू है तो आप अगर मेरा ये पूरा वीडियो देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो मुझे यह उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन G7 से रिलेटेड नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसे इम्प्लीमेंट करें जैसा मैंने बोला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे और ऐसे ही टॉपिक्स मैं आगे भी लेके आऊँगी। अगर आपको और कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।